Assalamu alaikum. Unit 4.1 The Great Visionaries. आज हम आपकी किताब के यूनिट नंबर 4 के लेसन द ग्रेट विजनरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 77 पे है। द ग्रेट विजनरीज यानी साहिब बसीरत, अजीम साहिब बसीरत लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। द टीचर असाइन द क्लास अ प्रोजेक्ट for the summer vacations titled The Great Visionaries. The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of the Pakistan movement. They were asked to develop a booklet, a newspaper edition, or any other form of visual representation based on the collected information. The members of one of the groups decided to split up the information gathering task. Huma and Tahira offered to look up information on some aspects of Jinnah's life, while Lubna and Farheen agreed to find information about Iqbal. They decided to share the information with each other through emails. Here are some of their emails. उस्ताद साहब ने गर्मी की छुट्टियों के लिए अपनी जमात को एक प्रोजेक्ट दिया जिसका टाइटल था द ग्रेट विजनरीज, यानी कि अजीम साहिब बसीरत। तुलबा को इस काम के लिए 4 तुलबा का एक गिरोह बनाया गया और उन्हें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल, 2 साहिब बसीरत किरदारों को जिनका ताल्लुक़ तहरीक पाकिस्तान से था, उनके बारे में काम करने का कहा गया। उनसे ये कहा गया वो चाहें तो कोई किताबचा बना लें, अखबार का एडिशन या कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ अपनी इन तमाम मालूमात के बारे में जो वो इकट्ठी करेंगे। गिरोह के इस मेंबर ने अपने आप को तकसीम किया मालूमात इकट्ठा करने के लिए। हुमा और ताहिरा ने कहा कि वो जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठा करेंगी, जबकि लुबना और फ़रहीन इस बात पे मुत्तफ़िक हुई कि वो अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात को इकट्ठा करेंगी। उन्होंने इस बात का भी फ़ैसला किया कि वो तमाम मालूमात ईमेल्स के ज़रिए एक दूसरे को भेजेंगी। यहाँ पर उनकी चंद ईमेल्स मौजूद हैं। पहली ईमेल ताहिरा की है जो उसने हुमा को लिखी। डियर हुमा, हियर इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायद-ए-आज़म। अज़ीज़ हुमा, यहाँ कुछ मालूमात हैं जो मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मालूम की हैं। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट, उनकी शख्सियत और जो कुछ उन्होंने हासिल किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was one of the most dynamic personalities of South Asia. His message of unity, faith and discipline, and his determination and steadfastness, if made the guiding principles by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साउथ एशिया की मुतहर्रिक शख्सियात में से एक थे। उनके इत्तेहाद, ईमान और नज़्म-ओ-ज़ब्त के असूल, उनकी क़ुव्वत-ए-इरादी और उनकी मुस्तकिल मिजाजी, अगर आज हमारी कौम इन रहनुमा असूलों पर कारबंद हो जाए तो यकीनन बहुत जल्द तरक्की कर सकती है, कामयाबी हासिल कर सकती है। He was one of the top barristers of Bombay, but his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers, but few have achieved what the Quaid-e-Azam did. He created a new country. He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teachings of their faith and culture. वो बॉम्बे के अजीम तरीन बैरिस्टर्स में से एक थे और उनकी अजीम कामयाबियों में से एक ऐसी कामयाबी है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और वो है पाकिस्तान का बनाना। बहुत सारे दुनिया में अजीम कायदीन गुजरे हैं जिन्होंने आज़ादी भी हासिल की ऐसे हुक्मरानों से जो उन्हें आज़ादी देने पर आमादा नहीं थे,
लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कायदे आज़म ने किया, यानी कि एक नया मुल्क बनाना। ताहिरा, here is some more information than we can add in this section. Moreover, Muhammad Ali Jinnah was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths, including the Hindus, Christians, Sikhs, and Parsis. Due to his tolerance and acceptance of all faiths, some Hindu leaders like Kokheli and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. Best wishes, Huma. ताहिरा, यहाँ पर कुछ और मालूमात हैं जो यकीनन हम इस सेक्शन में डाल सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह वाहिद शख्सियत थे ब्रिटिश इंडिया की जो कि न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि बाकी तमाम मज़ाहिब में भी इतनी ही इज़्ज़त और अहमियत के हामिल थे, यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख और पारसी सब आपकी ताज़ीम करते। उनकी बर्दाश्त और बाकी मज़ाहिब को कबूल करने की वजह से अज़ीम हिंदू कायदीन जैसे कि गोखले और मशहूर हिंदू शायरा सरोजनी नीडो ने उन्हें बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा, यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इत्तेहाद कायम करने वाले बेहतरीन एम्बेसडर का खिताब दिया। हुमा एंड ताहिरा, you might want to add this vital piece of information in this section. हुमा एंड ताहिरा, हो सकता है कि तुम ये निहायत अहम मालूमात इस सेक्शन में शामिल करना चाहो। However, he was very clear about one thing. While Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faiths and to prosper economically, this is in no way meant that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. बहरहाल एक चीज़ उनके लिए बिल्कुल वाज़िया थी कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जहां मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपने सकाफ़त मज़हब के मुताबिक अमल पैरा हो सकेंगे और इक़्तिसादी तौर पर भी तरक्की कर सकेंगे। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग जो इस रियासत में रहेंगे, इस नई रियासत में किसी भी लिहाज से वो कम दर्जे के शहरी होंगे। और अब हमारी अगली ईमेल ताहिरा ने हुमा को लिखी। थैंक यू हुमा, आई अग्री विद यू। नाउ हियर इज सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। पॉलिटिकल अक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत और पाकिस्तान के बनाने में उनका किरदार। Initially, Quaid-e-Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. But as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. This, he realized, would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. Soon after joining the Muslim League, he became its president. He very intelligently pleaded the case of separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. आगाज़ में कायद-ए-आज़म बहुत बड़े हामी थे मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद के, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत सरगर्म कारकुन थे। लेकिन चूँकि आप बहुत अजीम सियासी रहनुमा थे, लिहाजा उन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि कांग्रेस मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की जमात है, और उन्हें ये भी मालूम हो गया कि यकीनन इसका नतीजा सियासी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर इस खत्ते में
मुसलमानों को विक्टिमाइज़ किया जाएगा, मुसलमानों को उनकी अहमियत और हैसियत नहीं मिलेगी। लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो कांग्रेस छोड़ दें और उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के कुछ अरसे में ही आप इसके सदर मुंतखब हो गए और आपने बहुत जहानत से मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुकदमा लड़ा और वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब भी हुए। और ये सब कुछ हुआ बावजूद इस बात के कि इस पूरी ताकत के दो अहम खिलाड़ी यानी कि ब्रिटिश इंडिया में मौजूद अंग्रेज़ और उसके साथ साथ अक्सरियत हिंदू ऐसा करना नहीं चाहती थी और इसके मुखालिफ थी। इसके बावजूद आपने पाकिस्तान हासिल कर लिया। हैव यू फाउंड सम मोर इंफॉर्मेशन? क्या तुम्हें कोई और भी मालूमात हासिल हुई हैं? ताहिरा। अगली ईमेल हुमा की है। थैंक यू फरहीन, वी विल डेफिनेटली ऐड दिस। नाउ हियर इज द विजन दैट कायद हैड फॉर पाकिस्तान, एस्पिरेशंस फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया फरहीन, हम यकीनन इन मालूमात को शामिल करेंगे कायदे आज़म की बसीरत और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए किया। एस्पिरेशंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में आपकी ख्वाहिशात। कायदे आज़म envisioned Pakistan as a nation state, ensuring equal rights for all citizens of Pakistan. On August 11, 1947, the Quaid-e-Azam, on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan, declared, "You're free. You're free to go to your temples. You're free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state." कायदे आज़म ने पाकिस्तान का तस्वुर किया एक ऐसी कौमी रियासत के तौर पर जहाँ यानी कि पाकिस्तान में तमाम शहरियों के मसावी हुकूक हों। 11 अगस्त 1947 में कायदे आज़म ने जबकि उन्हें पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का सदर मुंतखब किया गया तो आपने कहा, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो कि अपने मंदिरों को जा सको, तुम आज़ाद हो कि अपनी मस्जिदों को जा सको या किसी भी और मजहबी जगह पे इस रियासत पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा, हम ऐसे दिनों में इसका आगाज़ कर रहे हैं जहाँ कोई तफरीक नहीं है, कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी से बेहतर नहीं है। हम इसी बुनियादी असूल पर कि तमाम शहरी बराबर के मसावी शहरी हैं, इस रियासत से आगाज़ कर रहे हैं। He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country an exemplary state. He said, "My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I'm sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world." वो ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बने जहाँ इंसाफ हो, मेरिट हो। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद हों और वो इस नए मुमलिकत की तामीर में मिलजुल कर काम करें और इसे एक मिसाली रियासत बना दें। उन्होंने कहा, मेरे रहनुमा उसूल हैं इंसाफ के और इस बात पर कि किसी किस्म की कोई तफरीक ना की जाए, और मैं यकीन रखता हूँ कि आपकी हमायत और आपकी ताउन के बदौलत मैं पाकिस्तान को दुनिया की एक अजीम रियासत बनते हुए देख रहा हूँ। Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. It is now our responsibility to set the future directions
for this great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity. अफसोस, सद अफसोस, ये अजीम लीडर दुनिया को छोड़ गया अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने से पहले। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हीं की हिदायत के मुताबिक इस अजीम मुमलिकत को जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा पाकिस्तान बनाएं। अगर हम वाकई कायद की ताज़ीम करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम वो करें जो वो चाहते थे, सिर्फ उनकी ज़ुबानी कलामी तारीफ़ ना करें। हमें हर आज़ादी के दिन ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान को एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता रियासत बनाने। ताहिरा, I think we now have enough information about the Qaid-e-Azam. Let's see what Lubna and Farheen find about Allama Iqbal. We'll then meet and decide how to present all this information. Best wishes, Huma. ताहिरा, मेरे ख्याल में हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में काफ़ी मालूमात मिल चुकी हैं। अब देखते हैं कि लुबना और फ़रहीन ने अल्लामा इकबाल के बारे में क्या कुछ इकट्ठा किया है। उसके बाद हम मिलेंगे और इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हम अपनी इन तमाम मालूमात को किस तरह पेश करें। नेक ख्वाहिशात। अब हमारी नेक्स्ट ईमेल है जो लुबना ने फ़रहीन को तहरीर की थी। डियर फ़रहीन, now that my cousin's wedding is over, I have managed to find the following information about the poet of the East. अज़ीज़ फ़रहीन, अब जबकि मेरी कज़न की शादी हो चुकी है और मैंने अल्लामा इकबाल यानी कि शायर मशरिक़ के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट, उनकी शख्सियत और उनकी कामयाबियाँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द पोएट ऑफ द ईस्ट, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College Lahore after doing his MA in 1899. In 1905, he went to London to study law and received a law degree. He thus became a barrister by profession. But this does not mean that he gave up everything else. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work in Persian philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. Regards, Lubna. अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़, और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो अजीम शायर थे, लेकिन शायरी उनकी बहुत सारी कामयाबियों में से एक है। उन्होंने अपना पेशावराना करियर का आगाज़ एक अरबिक के प्रोफेसर के तौर पर लाहौर में वाक़ ओरिएंटल कॉलेज से किया, अपने MA करने के बाद, जो कि उन्होंने 1899 में किया था। 1905 में वो लंदन चले गए ताकि वो कानून की डिग्री हासिल कर सकें, लिहाजा वो पेशे के लिहाज से एक बैरिस्टर बन गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। ये हमजहत शख्सियत अपनी इस तलाश में और इल्म की जस्तजू में, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हासिल किया, जारी रखा। 1908 में उन्हें म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, की तरफ से PhD की डिग्री दी गई, जो कि उन्होंने पर्शियन फ़लसफ़े पे जो काम किया था उस पर। यही वजह है कि आप डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से भी जाने पहचाने जाते हैं। हमारी अगली ईमेल फ़रहीन ने की लुबना को। थैंक्स लुबना, हियर इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड। शुक्रिया लुबना, और ये वो मालूमात हैं जो मुझे मिली। पॉलिटिकल अक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, अल्लामा इकबाल की सियासी बसीरत और उनका किरदार।
Allama Iqbal also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. By then, he had become deeply involved with the Muslim League activities. Due to his commitment to the cause of Muslim rights in India, he was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. अल्लामा इकबाल ने सियासत में भी भरपूर हिस्सा लिया और साउथ एशिया बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के हुकूक के लिए बहुत काम किया। 1926 में वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए और 1929 तक उनके पास ये ओहदा रहा। अब तक वो मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे और उनके इस जज्बे की वजह से मुसलमानों के हुकूक इंडिया में जल्द ही उन्हें पंजाब की ब्रांच का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पंजाब की ब्रांच का सदर मुंतखब किया गया और अपनी वफ़ात तक वो इस ओहदे पर कायम रहे। One of Iqbal's biggest political contributions is his Allahabad address, which he delivered in 1930, when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. In his presidential address, Dr. Iqbal said, "India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages, and believing in different religions. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. For my part, I would like to go one step further. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh, and Balochistan unite under a single Muslim state." However, this demand shocked both the Hindus and the British alike, and they both opposed it. The demand for a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. This resolution is known as the Pakistan Resolution. From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. इकबाल की सियासी कामयाबियों में से एक उनका इलाहाबाद का खुतबा था जो उन्होंने 1930 में दिया, जबकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत कर रहे थे। ये इसी तारीख़ी मौके पर था जहाँ पर उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में एक अलहदा मुस्लिम रियासत का तकाज़ा किया। अपने सदारती खुतबे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, इंडिया एक कॉन्टिनेंट है इंसानी गिरोहों का जो कि मुख्तलिफ़ नस्लों से जिनका ताल्लुक़ है, वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं और वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं, और मुसलमानों की एक अलहदा मुस्लिम इंडिया के अंदर ही एक मुस्लिम इंडिया की रियासत किसी भी तौर से इंसाफ के मुनाफी नहीं है। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो एक कदम आगे बढ़कर ये कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सूबा, सिंध और बलूचिस्तान, इन तमाम को मिलाकर एक अलहदा मुसलमान रियासत बना दी जाए। बहरहाल उनके इस तकाज़े से अंग्रेज़ और हिंदू दोनों बहुत हैरान हुए और दोनों ने इसकी मुखालफत की। अलहदा मुसलमानों की रियासत का तकाज़ा इसी तरह बढ़ता चला गया और यहाँ तक कि 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक करारदाद पास की जिसमें अलहदा मुस्लिम रियासत की बात की गई। इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है और उसके बाद से तमाम काविशें इसी एक नज़रिए पर थीं कि जिसका इख्तिताम
पाकिस्तान के क़याम में 14 अगस्त 1947 में हुआ। इसके बाद ताहिरा की ईमेल है जो उन्होंने की। Moreover, he had clear ideas about the Muslims should do, aspirations for Muslims. Lubna and Farheen, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. While we all know what the Quaid-e-Azam did, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal in the creation. उनके बहुत ही वाज़ेह नज़रियात थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमानों के बारे में उनकी ख्वाहिशात। लुबना और फरहीन, आप दोनों ने अल्लामा इकबाल के बारे में बेहतरीन इंतखाब किया है मालूमात का, जबकि हम जानते हैं कि कायदे आज़म ने क्या किया। और अक्सर औक़ात हम अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान के बनने में उनके किरदार को फरामोश कर देते हैं। Allama Iqbal died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan, but he played a major role in its creation by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's minds. Quaid-e-Azam praised Iqbal's role in a message on his death. To me, he was a friend, guide, and a philosopher. And during the darkest moment through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. अल्लामा इकबाल 1938 में वफ़ात पा गए, पाकिस्तान के क़याम से 9 बरस पहले। लेकिन पाकिस्तान बनने के बहुत काम वो पहले ही सरअंजाम दे चुके थे। एक अलहदा वतन का बीज बो चुके थे लोगों के जहनों में जो कि इंडिया में रहते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इकबाल के किरदार को उनकी वफ़ात में अपने पैगाम में ये कहकर बताया कि मेरे लिए वो एक दोस्त थे, एक रहनुमा थे, एक फ़लसफ़ी थे, और मुस्लिम लीग को जो और मुश्किल तरीन वक्त से गुज़रना पड़ा तो उसमें वो एक चट्टान की तरह मजबूत रहे। Allama Iqbal had a great love for Islam. He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. In his Allahabad address, he said, I have learned one lesson from the history of Muslims. At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. अल्लामा इकबाल के दिल में इस्लाम के लिए बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। वो हमेशा मुसलमानों को नसीहत करते कि वो अपने ईमान पर डटे रहें और इसको सही तौर पर इस पर अमल पैरा हों। अपने अलाहाबाद के खुतबे में आपने इरशाद फरमाया, मैंने मुसलमानों की तारीख़ से एक बात सीखी है कि तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर में ये इस्लाम था जिसने मुसलमानों को बचाया, ना कि मुसलमान जो इस्लाम को बचाते हैं। अगर आज हम अपना ईमान इस्लाम पर रखेंगे तो यकीनन एक बार फिर हम मजबूत हो जाएंगे और मुतहद होकर हम दोबारा अपने आप को मजबूत करके मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचा सकते हैं। ताहिरा, ये थी वो ईमेल्स जो इन स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को की। यकीनन इन ईमेल से आपको बहुत कुछ मालूम हुआ होगा इन दो साहिब बसीरत अशख़ास के बारे में। अब आपका ये काम है कि आप जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइजेज़ हैं इनको कीजिए और कोशिश कीजिए कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में जितनी मालूमात आज आपको मिली हैं उनको यकजा करें और उनको हमेशा याद रखें और उनको पैगाम को याद रखें, ताकि एक बार फिर हम वैसा ही पाकिस्तान बना लें जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान ने जिसके बारे में ख्वाब देखा था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।